गुलबख्श ने इन 2 सालों में इस तेज़ी से मीम की तरह रंग ढंग अपनाए थे कि हॉस्टल से आकर रोशी और शानिया हैरानी तो रह गई थी। माहिला इन दिनों मुल्क से बाहर थी। उनकी मुलाकात रात के खाने पर गुलबख्श से हुई थी। वो इस वक्त जदीद अंदाज के कॉटन के सूट में हल्के फुल्के मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। इन 2 सालों में उसने पापा के 2 बेटों को जन्म देकर उस बुक हाउस में अपनी हैसियत को मनवा लिया था। दादी तो वैसे भी हर वक्त भांजी के वारिस सदके जाती थी। 2 लड़कों की माँ बनकर ये पहाड़ी लड़की पूरे उस बुक हाउस की हुक्मरान दिखाई देने लग गई थी। अहमद साहब इन दिनों मुल्क से बाहर गए थे। वापस आए तो उनके साथ 2 फिलिपाइनी औरतें थीं। असमर और असनान के लिए अलहदा-अलहदा गवर्नेंस आई थीं। उनके बेडरूम्स भी बहुत खूबसूरत थे, रंगारंग खिलौनों, झूलों और दीदार चीज़ों से भरे हुए। पापा असमर और असनान के बहुत सारी चीज़ें लाए थे। इन दोनों के लिए भी खूबसूरत तोहफ़े और परफ्यूम थे। रोशनी खुशबू की दीवानी थी। गुलबख्श के लिए उन्होंने अलहदा से काफ़ी शॉपिंग की थी, इसलिए वो हवाओं में उड़ती फिर रही थी। वली और समीम वापस आ चुके थे। उनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और उन दोनों ही किसी गैर मुल्की फर्म से मुंसलिक हो चुके थे। अब वो दोनों अलहदा फ्लैट में रहते थे। रोशनी लॉन में टहल रही थी। उनके हाथ में सफ़रनामा था, मशरिक़ का स्विट्ज़रलैंड सवाद। उसने ये सफ़रनामा कई मरतबा पढ़ा था। वो इस क़फ़स में क़ैद थी। इसे उस बुक हाउस और बीकन हाउस के अलावा कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। बक़ौल दादी के वो दोनों बड़ी हो चुकी हैं। इन दोनों को स्कूल से उठा लेना चाहिए, मगर पापा ने दादी की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया था। वो दोनों अब A लेवल कर रही थी। गुलबख्श के 6 अदद भाई पूरे घर में कपाड़ा मचाए रखते थे। शानी पैरों खड़ा करती, फिर ज़बरदस्ती रोशी की तवज्जो भी इस मसले की तरफ मबज़ूल करवाती। रोशी खुद भी हैरान थी। मम्मी के 2 भाई भी थे तो मगर वो ऐसे नहीं थे। बहुत सुलझे हुए, शाइस्ता मिजाज के ज़हीन लड़के थे। खुसूसन वली में बहुत सी खूबियाँ थीं। वो बहुत नफीस मिजाज था। उसका धीमे पुरअसर लहजे में बोलना रोशी को बहुत पसंद था। उसकी शाइस्तगी, उसकी ज़हानत और शख्सियत का सहर रोशी को बहुत अपना अपना लग रहा था। ये मैं वली को क्यों सोच रही हूँ? रोशी ने हैरानी से खुद कलामी की। रोशी शानी आवाज़ें दे रही थी। रोशी जल्दी से किताब उठाए अंदर की तरफ भागी। ये लो बात करो। शानी ने उसके हाथ में रिसीवर थमा दिया। किसका फ़ोन है? उसने इशारे से पूछा। मम्मी का। शानी मैगज़ीन उठाकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें भीग रही थी। वो दोनों ही मम्मी को बहुत मिस करती थी। मम्मी आप कब आएंगी? वो तीसरी मरतबा पूछ रही थी। कुछ दिनों तक। मम्मी कुछ उलझी सी थी। मम्मी हम दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उसके लहजे में मोहब्बत थी, एहतराम था। मैं जल्द आऊँगी। मम्मी ने उसकी ढारस बंधाई। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। देखो गुलबख्श से उलझने की ज़रूरत नहीं, मम्मी ताकीद कर रही थी। पापा कब आते हैं? मम्मी पापा किसी के लिए भी अपनी रूटीन चेंज नहीं कर सकते। रोशी ने मम्मी को तसल्ली दी। दूसरी तरफ मम्मी शायद झेम गई थी। तभी गुलबख्श असनान को उठाए चली आई। तुम्हारे पापा का फ़ोन आने वाला है, फ़ोन रखो, उन्होंने ज़रूरी बात करनी है। ओह। रोशी रिसीवर को क्रेडल पर पटक कर धप-धप करती सीढ़ियाँ चढ़ गई। शाम को स्नान को लेकर शानी कॉलोनी की सड़कों पर निकल गई। रोशनी ने साथ जाने से इनकार कर दिया था। वह खरगोश के खाली पिंजरे को देख रही थी। इस पिंजरे में अब असमर के ऑस्ट्रेलियन तोते चहक रहे थे। कुछ दूर गुलबख्श की बकरी के बहुत खूबसूरत सफ़ेद बच्चे घास पर मुँह मार रहे थे। ये बच्चे गुलबख्श स्नान की पैदाइश के बाद गोद से लाई थी। इसे अपनी इस बकरी के बच्चों से बहुत प्यार था। अहमद साहब ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। न जाने क्यों रोशनी का दिल उदास सा हो गया। पापा ने मुझसे कहा था ये घर है, ज़ू नहीं, और अब पापा को इस घर में मौजूद ज़ू नज़र नहीं आता। पगली गुलबख्श न जाने किस कोने से बराबर हुई थी। ऐसे नखरे लाड सिर्फ शौहर उठा सकते हैं। इधर गोट में अम्मा हर वक्त मुझे कोसती रहती थी, लाडो के पास जाने नहीं देती थी। मैंने अम्मा के बटुए से पैसे लेकर मुर्गी के बच्चे ख़रीद लिए तो अम्मा ने डंडे के साथ मेरी धुनाई की। वहाँ अचार के साथ सूखी रोटी मिलती थी। अम्मा ने बकरी का बच्चा चोरी चोरी बेच दिया। उन दिनों अब्बा पर खर्च चढ़ा हुआ था। मुझे मालूम हुआ तो 3 दिन रोती रही थी। ऐसा ताप चढ़ा कि 8 दिन बिस्तर पर पड़ी रही। हम अच्छे कपड़े और अच्छे खाने के लिए तरसते थे। खाला रोशी की दादी महीने बाद आती थी, फ्रूट, कपड़े और राशन लेकर। सच कहूँ यहाँ मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। तुम भी इस वक्त का इंतज़ार करो जब तुम दुल्हन बनोगी। लफ्ज़ दुल्हन किस कदर अछूता और प्यारा सा एहसास था। उसने अब तक की ज़िंदगी में कोई शादी अटेंड नहीं की थी। उसने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था। उसे सोचने के लिए वक्त ही कहाँ मिलता था। वो सफ़रनामे पढ़ती थी,
थी, कुकिंग करती थी, सिलाई करती थी, कोर्स की किताबें पढ़ती थी, छोटे भाइयों को नए नए गेम सिखाती थी, साइकिलिंग करवाती, स्टोरी सुनाती, मज़े मज़े की डिशेज बनाकर खिलाती। गुलबख्त हैरान होकर रोशी को देखती रहती कि इतना कुछ बनाना आता है। गुलबख्त कभी कभी हैरत से देखती और कहती, काश मैं तुम्हारे जैसी बाएतमाद और बोल्ड होती, फर अंग्रेज़ी बोलती, अंग्रेज़ी खाने बनाती, मेरे हाथ में भी तुम्हारे जैसा जायका होता। फिर तुम्हारे पापा मेरी तारीफ़ करते, मेरी कुकिंग को सराहते, फिर उन्हें माइला आपा की याद कम कम आती। बेचारी शौहर परस्त औरत, उसकी सिर्फ इतनी सी महदूद सी ख्वाहिश थी। रोशी हैरानी से पूछती, इस वक्त इसे ये अंदाज़ा नहीं था ये महदूद ख्वाहिश नहीं थी, दरअसल इसी एक ख्वाहिश के साथ औरत की पूरी ज़िंदगी जुड़ी होती है। रोशी किसी ने बहुत नरमी से उसे पुकारा था। वो जो दरीचा शब को पढ़ते पढ़ते उगने लगी थी, एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। वली भाई, आप कब आए? 23 साल पहले वली इत्मीनान से इसके सामने सोफे पर बैठ रहा था। उस हाउस कब आए? अभी तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ, वली ने नरमी से कहा। आप ही कहने पर नहीं, अपनी मर्ज़ी से बैठ रही हूँ। उससे अपनी नाक बड़ी अजीज़ थी। वली हंस दिया। बिल्कुल नहीं बदली, वैसी ही हो जैसी मैं छोड़ कर गया था। वो रोशानी को एकटक देख रहा था। उसके रेशमी सियाह बाल, काली रात की माने नम नम सी आँखें जिनमें जहानत जगमगा रही थी, ओस में भीगी नोकीली मुड़ी हुई लंबी पलकें, वो तो सरापे गुलाब थी। रोशी बहुत छोटी थी जब वो वसी अरीज़ महल नुमा उज़्बुक हाउस में आया था। वो उसे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत अपनी सी, मगर दिल के हज़ार चाहने के बावजूद वो रोशी के करीब नहीं हो सका था और वो अपनी दुनिया में गुम रहती थी। वो पॉपकॉर्न और चिप्स खाने की शौकीन थी। वाली ढेर पॉपकॉर्न के लिफाफे लाकर कैबिनेट में रख देता था। वो गैर महसूस तरीके से उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल रखने लगा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं वली भाई? हाँ, वली चौंका। आपा को कोई फ़ोन आया? वो माइला के बारे में पूछ रहा था। तकरीबन रोज़ ही बात होती है। कैस ट्रॉली घसीटता आ गया था। वली ने उसकी बीमार माँ की तबीयत का पूछा। वो ऐसा ही था, बहुत हसास और नरम मिजाज। उसी पर असमर ने सिटिंग रूम में झांका। आप ही मुझे फ्लैग बना कर दो। उसके हाथ में ड्राइंग बुक थी। हाय असमर, आप तो इतने बड़े हो गए। वली ने असमर से हाथ मिलाया। रोशानी की आंखों में हैरत थी। वो अपनी बहन की सौकन के बेटे को कैसे वालेहाना अंदाज में प्यार कर रहा था। उसकी आंखों की हैरत वली से छुपी नहीं रह सकी। तभी तो वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम अनजान। उसने असमर के गाल पर प्यार किया। वो गुलबख्त से भी मिला था, फिर लंच किए बगैर चला गया। हालांकि गुलबख्त ने वली को बहुत रोका था। उसके जाने के बाद शानी अफसरदा हो गई। रोशी को कोई परवाह नहीं थी। वो एक मरतबा फिर गर्दिश में पाँव और सूरज के साथ साथ में गुम हो गई थी। उन्हीं दिनों माइला वापस चली आई। मम्मी पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी थी। वो पहले भी ज़्यादा नहीं बोलती थी, अब तो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। ज़्यादातर अपने बेडरूम में रहती। उज़्बुक हाउस में तो गुलबख्त चहकती थी। उसने अब पहाड़ी लिबास पहनना तर्क कर दिया था। वो रेशमी नफीस शिफॉन की साड़ियाँ पहनती थी, बुटीक से स्टाइलिश सूट मंगवाती। टीवी देख कर उसे मेकअप करने का सलीका भी आ गया था। उन्हीं दिनों एक बार फिर घर में कुछ गैर मामूली सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दादी की आमद के साथ कुछ न कुछ नया और अनोखा ज़रूर ही होता था। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शानी रो रही थी। उसके मुसलसल आंसू ने रोशी को चिढ़ा दिया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रोशी ने कोई 20वीं मरतबा पूछा। मम्मी जा रही हैं, उसने सूं करते हुए बताया। कहाँ? रोशी उछल पड़ी। अभी 2 हफ्ते पहले तो वो आई हैं। उसकी हैरत बजा थी। वापस बर्लिन? शानी ने नाक रगड़ी। मगर क्यों? पापा ने दादी के मजबूर करने पर यह घर असमर और असनान के नाम कर दिया है। मम्मी को इस बात का गुस्सा है। उनकी हैसियत को चैलेंज किया गया है और वो अब उज़्बुक हाउस में रहना नहीं चाहती। और पापा क्या कहते हैं? उन्होंने मम्मी का गुस्सा कम करने के लिए एक घर खरीद कर मम्मी के नाम किया है। मगर वो उज़्बुक हाउस तो नहीं है ना? शानी रंजीदगी से बोली। अब क्या होगा शानी? रोशी भी घबरा गई। मम्मी से वो दोनों ही अटैच थी। दूसरे दिन उसने मम्मी को देखा। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था और उनकी आंखें सूजी हुई थीं। दादी ने सुना तो फिर से तूफान खड़ा कर दिया। मगर मम्मी ने कुछ और ही तय कर रखा था। उन्होंने कोर्ट के ज़रिए अहमद साहब से खुला ले लिया और उन दोनों को बिलखता छोड़कर चली गई। मम्मी के जाने से न रोशी खुश थी न शानी, हत्ता कि गुलबख्त भी चुप थी। फ़कत दादी खुश थी। गुलबख्त, जिससे वो दोनों दादी के 1000 मरतबा टोकने पर उम्मे बीबी कहने लगी थी, दादी का दायां बाजू थी। दादी की खिदमतें करने के अलावा भी वो दादी की पसंदीदा हस्ती थी। गुलबख्त ने ही इन्हें एक दिन बताया था कि दादी रोशी की मम्मा यानी दादा की भतीजी से अहमद साहब की शादी करने के हक़ में नहीं थी। मगर दादा की ज़िद और फैसले से टकराना कहाँ आसान था। दादी ने उनकी माँ पर ज़िंदगी के दरवाजे तंग करने की हर मुमकिन कोशिश की थी।
उन्हें तरह तरह की अजियतें दी। रात दिन जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता था। वो कोल्हू के बैल की तरह जूती रहती थी। पापा शहर में रहते थे, शायद इसीलिए वो जल्द ही ज़िंदगी से बेजार होकर अपनी नींद सो गई। अहमद साहब का रवैया उनके साथ नॉर्मल था, मगर वो कम कम ही उठ जाते थे। मम्मी ने बर्लिन जाकर उनसे कोई रब्ता नहीं किया था। वो दोनों लाशऊरी तौर पर उनकी कॉल की मुंतज़िर थी। फिर एक दिन वली उस बुक हाउस चला आया। उसके साथ समीम भी था। समीम भी वली की तरह बहुत सजीला था। दोनों भाई एक ही फील्ड से वाबस्ता थे। मम्मी ने महज ईंटों के इस मकान की खातिर अपनी 10 साल इज़्दिवाजी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। आपा की सोच हमेशा से खुद गर्जाना थी। वो हमेशा अपने लिए सोचती थी। समीम ने कहा तो रोशी को बहुत बुरा लगा। नहीं मम्मी, ऐसी नहीं थी। अब वो तुम्हारी मम्मी नहीं, किसी और की मिसेस बन चुकी हैं। सामी के लहजे में तलखी थी। वली ने सर झुका लिया था। मम्मी ने किससे शादी की है? रोशी के उठने के बाद शानी ने पूछा। किसी पाकिस्तानी प्रोफेसर के साथ। ये जवाब समीम की तरफ से आया था। मम्मी ने ठीक फैसला किया है। वो कब तक तन्हा रहती? शानी ने अफसरदगी से कहा। उसी पर रोशी ट्रॉली घसीटती आ गई। लवाजमात से भरी ट्रॉली देखकर समीम ने खुशगवार लहजे में कहा, आज मैंने लंच भी नहीं किया, सारा दिन साइड पर गुजर गया था। इस जालिम इंसान ने कुछ खाने नहीं दिया। मेरे हिस्से के भी 3 सैंडविच हज़म किए हैं उसने। वली ने जलकर उसे देखा। तो आप समीम भाई को लंच करवा देते? शानी ने हमदर्दी जताई। ये कंजूस अपनी जेब में से खोटा पैसा भी खर्च नहीं करता। समीम ने मजलूम शक्ल बना ली। तो तुमने ही हातिम ताई को खुश कर देना था सखावत करके कि उनकी गद्दी संभाले एक सखी अब तक मौजूद है। वली ने दिल मिलाकर कहा। मैंने गद्दी तुम्हारे लिए रख छोड़ी है। समीम चिकन रोल से इंसाफ करते हुए बोला। वली ने भी हिसाब बराबर करके हाथ झाड़े थे। इन दोनों भाइयों की नोकझोंक रोशी और शानी के लबों पर मुस्कान ले आई। शानी को मौसमी बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था। उन दिनों गुलबात कूट गई हुई थी। घर में रोशी और शानी थी, या फिर नौकरों की फौज। दोपहर तक शानी का बुखार कम ना हुआ तो रोशी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। बुखार कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। शानी पर गशी तारी होने लगी तो उसने पापा को फ़ोन किया। पापा मीटिंग में मसरूफ़ थे। उनकी सेक्रेटरी ने कहा कि वो गाड़ी माई ड्राइवर के भेजती है। कुछ देर बाद गाड़ी आ गई थी। डॉक्टर असद बेग ने शानी का मुआयना करके कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। शाम तक रिपोर्ट्स मिल गई थी। शानी को इरफान की शिकायत थी। शानी का बुखार का जोर ना टूटने की वजह से एडमिट कर लिया गया था। पापा मीटिंग के बाद क्लिनिक चले आए थे। उन्हें अचानक बैरून मुल्क जाना पड़ गया था और इधर शानी भी एडमिट थी। पापा कुछ देर सोचते रहे थे, फिर उन्होंने फ़ोन करके किसी को बुलवाया था। कुछ देर बाद वली को पापा के साथ गुफ्तगू करते देखकर वह हैरान रह गई। मम्मी के इस इंतहाई रद्द-ए-अमल के बावजूद पापा का वली से मिलना जुलना अचंभे का बाइस था। वली इंतहाई ज़िम्मेदारी से डॉक्टर्स रूम और मेडिकल स्टोर के चक्कर लगा रहा था। रोशी ने इन 5-6 घंटों में उसकी बहुत सी खूबियों को महसूस किया था। वली और रोशी ने खाना इकट्ठे खाया था और वो रोशी को लहज़ा ब लहज़ा हैरान कर रहा था। खाना खाते हुए अचानक उसकी प्लेट पर कुछ न कुछ रख देता था। उसके अंदाज में इस कदर अपनायत थी। रोशी अभी कुछ समझने ना समझने के दरमियान मुअल्लक़ थी। जो ख्वाब वो देखती थी उनका पूरा होना नामुमकिन था, या शायद पूरे हो जाते अगर वो उज़्बुक ख़ानदान की बेटी ना होती, वो अहमद ख़ान उज़्बुक की बेटी ना होती। रोशी क्या सोच रही हो? वली ने बहुत नरम लहजे में पूछा था। हाँ, वो चौंकी थी। फिर वली को अपनी तरफ देखता पाकर कदरे झेंप गई। मैं सोच रही थी कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मास्टर्स करूँगी।